सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और अपनी लास्ट क्लास में चल रहा था बोर मॉडल, तो बोर मॉडल पे अपन बात करेंगे। देखो, बोर मॉडल की मैंने बात करी थी। बोर मॉडल में आपको बताया था कि भैया जो बोर मॉडल है किस पे बेस होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वांटम थ्योरी पे बेस होता है। और किसके लिए वैलिड होता है? ये वैलिड होता है भाई वन स्पीसीज के लिए, जिसका वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ना, जिसका वन इलेक्ट्रॉन होगा, इन सबका वन इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। बताने के बाद में एक और चीज़ कराई थी क्लियर कि भैया अपन को जो बोर मॉडल होता है ना, यहाँ से तीन जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो रेडियस होती है, एक वेलोसिटी होती है, एक एनर्जी होती है। तो सबसे पहले अपन रेडियस की बात करी थी। तो रेडियस का मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, Rn 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोम में। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके कुछ डायरेक्टली है जो प्रोपोर्शनल करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है किस पे नहीं कर रहा। तो सपोज करो यार, अगर आपको देखो ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी, दो चीज़ें दे रखी, तो भैया जो Rn होगा, जो रेडियस होगी, डिपेंड किस पे कर रही है? एन स्क्वायर जेड पे। ठीक है, कभी कभी देखो आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंगल एटम एक आ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी आ गया, तो उसका जेड तो सब सेम होगा, लेकिन फिर किस पे डिपेंड करेगा? Rn डिपेंड करेगा एन स्क्वायर पे। तो आप डायरेक्ट एन स्क्वायर करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और जेड अलग अलग दे रखा है तो Rn स्क्वायर जेड से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ वाली चीज़ है, इसमें आप ऐसे निकाल सकते हैं Rn1 Rn2 दे रखा है, आप रेशियो निकालना है तो R1 का जो N1 है, N1 का स्क्वायर कर दो, N2 का स्क्वायर कर दो। इसमें भी आपका इजीली यहाँ से चीज़ें निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ बताई थी मैंने कि एक तो ग्राउंड स्टेट होती है, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एक्साइटेड स्टेट, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो तीसरी एक्साइटेड स्टेट का बात करके सोचते हैं कि भैया n बराबर 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ग्राउंड स्टेट होती है। एक तो क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। जो सेकंड लाइन है अपनी, ठीक है, इनसे लाइन्स बनती है ना, ऑर्बिटल बोल लो, कुछ भी बोल दो, जो फर्स्ट लाइन बनती है वो बनती है भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो सेकंड लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट तो ग्राउंड स्टेट होगी, और सेकंड कौन सी होगी? फर्स्ट। थर्ड कौन सी होगी? सेकंड। और थर्ड कौन सी होगी? सॉरी, फोर्थ कौन सी होगी? थर्ड नंबर की। तो मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या एक कम चलती है। जैसे मान लीजिए आप थर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब चौथी लाइन पे होगी, तो आपका n बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है, n बराबर क्या आ गया? आपका 4 आ गया। तो जैसे ही मैंने बात करी यहाँ पे थर्ड की, तो यहाँ पे n बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, थर्ड देख के 3 कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ये सब चीज़ें कराई थी मैंने। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए सारी चीज़ें बताई। बताने के बाद सारा कुछ मैंने करवा दिया था आप लोगों को। ऐसी चीज़ें करवाने के बाद में जब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तो आपने पढ़ ही लिया, वैसे थोड़ा बहुत रिवाइज करा है। अब अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सा? रेडियस पढ़ ली, उसके बाद वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी के बाद में क्या आती है? एनर्जी। तो इसके बाद में सेकंड नंबर का है जो ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, तो एक आध क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद टेंशन नहीं लेना। कैलकुलेशन ऑफ वी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करता हूँ। वेलोसिटी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब आपको वेग निकालना है, हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, वेग निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। वहाँ पे क्या था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या था? तो 0.5 जो होगा ना, 0.529 है, तो सब जगह क्या है, अलग अलग वेरी करेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? जो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर होती है ना चीज़ें, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर कराया था मैंने, तो कोई जगह आएगा एन जेड आएगा, किसी तरह जेड अपॉन एन आएगा, किसी का जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसी चीज़ आएगी। मतलब उन्हीं दो चीज़ों में आएगा, जेड आएगा एन, दोनों ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। या तो एटॉमिक नंबर होगा या ऑर्बिटल नंबर होगा, एन होगा। ठीक है, तो एन आएगा जेड आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पे आया था एन स्क्वायर अपॉन जेड, किसमें? आर में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है भाई 2.18, ठीक है ना, इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। तो ये वाला तो ध्यान रखना पड़ेगा नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एन स्क्वायर जेड था, यहाँ पे जेड अपॉन एन है, मतलब उल्टा हो चुका है। वहाँ पे एन ऊपर आ रहा था, यहाँ पे नीचे आ चुका है। बस इस तरह से करेंगे। अब इसको देखो किस में दे रखा है? मीटर सेकंड में। ठीक है, ये मीटर सेकंड में दे रखा है ये वाली चीज़। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है। उनको डाउट क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भैया हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन। फिर आपने एम एस क्यों लिखा है, मतलब आपने इस 10⁶ क्यों लगाई? तो भाई मैंने बताया यहाँ पे मीटर सेकंड में, तो आपने जो ये वाला पढ़ा था ये होता है सेमी सेकंड में। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूला लिखा दिया। अगर आपको मीटर सेकंड में निकालना 10⁶ करना पड़ेगा। भाई मीटर में आ रहा है, सेमी बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो 10⁸ आ गया, 2 बढ़ गया ज़्यादा। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी, ये लो सिंपल बात है। यहाँ से 10⁸ निकलेगी, यहाँ पे 10 से है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इतनी सी बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जेड एन था, ठीक है, वहाँ पे एन स्क्वायर जेड था। क्या था? वहाँ पे एन स्क्वायर जेड था। देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, यहाँ पे जेड एन था, मतलब आपको जो एटॉमिक नंबर है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। इस तरह से ध्यान रखो। कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ रेशियो बनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन बनते हैं। और रिलेशन किस तरह से बनेंगे? क्या यार देखो, मान लीजिए आपके पास में आर एन है, ठीक है, ये वाली सेम आ जाएगी, तो डिपेंड किस पे करिए? डायरेक्टली जेड एन पे। आप जेड एन से निकाल देते हैं सेम।
कहाँ पे काम आएगी वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आप लोगों को, चिंता ही नहीं करो इस चीज़ को लेके, बस इतना करो, ये वाला काम हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है कि इसमें? कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होगा, जेड सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है, ऑर्बिटल अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चलती चीज़ें 1/n में, ठीक है, 1/n लिख दो भाई। देखो डायरेक्टली नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना 1 का, जेड सेम रहेगा तो 1 पे डिपेंड करता है, जितना जेड ज़्यादा होगा उतना भैया वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें रिलेशन है जो डायरेक्ट काम आते हैं आपके, मैं आगे बता दूंगा कैसे काम आ रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है, इसको ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला 2.1 × 10⁶ या 8 आ जाएगा, अगर मीटर में तो 6 आएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जेड ध्यान रखना पड़ेगा, जेड एन आता है ना कि n² जेड, ये वहाँ पे आता है n² जेड, यहाँ पे आता है जेड एन, ठीक है। उसके बाद जो ई आएगा उसमें कुछ और आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको आगे, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। इसमें क्वेश्चन लिखे, फाइंड वेलोसिटी फॉर थर्ड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम, ठीक है। मतलब आपको थर्ड ऑर्बिटल दे रखा है हाइड्रोजन का, उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या 2.18 × 10⁶ मीटर में निकालनी है, ठीक है, इंटू जेड एन हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जेड एन, ठीक है। यहाँ पे जेड एन हो जाएगा, तो मुझे इतना बताओ कि भाई जेड एन का वैल्यू क्या आती है, आपको पता है जेड एन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, जेड बराबर क्या होता है, मास नंबर, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर, जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कितना रहा है हाइड्रोजन का, 1 होता है, और एन कितना होता है, थर्ड ऑर्बिटल की बात कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड की बात नहीं कर रहा है ना, ये थर्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस सिंपल है, ये 3 हो गया, 1 का 1 हो जाएगा सेम, इसको काटेंगे अपन, तो यहाँ से देखो कितना आएगा भाई, 2.1 आ रहा है, ठीक है, 2.1 आ रहा है, तो मुझे इतना बताओ भाई, क्या बताइए कि यार यहाँ से इसको मैं 21 मान लूँ, ठीक, यहाँ से एक जीरो कम कर दूँगा ना, 21 हो जाएगा, 21 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे एक 8 बचेगा, ठीक है, 8 में एक जीरो लगा दूंगा तो कितना जाएंगे 10, तो यहाँ पे 3 से काटूंगा 3, मतलब 2 के आसपास का नंबर आ जाएगा, 7.3 मान लो या 7.2 मान लो, पॉइंट में आएगा, यहाँ पे 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे काटो ना यार, देखो वहाँ पे ऑप्शन में आपको सब मिल जाएगा, देखो 2.1 है, मतलब 21 मान लेता हूँ सिंपल, यहाँ से एक जीरो कम कर दूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर मान ली मैं जीरो कम नहीं करूँगा तो यहाँ पे 21 ऐसे मानूंगा, 2.1 मानूंगा तो 3 से काटूंगा तो 0.7 आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या 21 मान लिया यहाँ से जीरो करके, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, हम 21 को कितनी बार काटेंगे 7 से, तो लगभग 7 के आसपास आंसर आ रहा होगा, आपको ऑप्शन में पट मिल जाएगा। ऐसे आप एक एक पॉइंट काटेंगे ना, फिर तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वहाँ पे ऐसे नहीं काटना होता है, अपन को तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली काटना पड़ता है चीज़ों को लेके, बस डायरेक्टली हाँ थोड़ा बहुत आइडिया देखना पड़ता है अपन को, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालते, डायरेक्ट आंसर वहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, वो ऑप्शन इजीली आपको ऐसे मिलेंगे, देखो 7.10 आ गया, 8.9 आ गया, 9 आ गया, 4 या 5 कुछ भी आ गया, इस तरह से मिलेंगे, तो आप 7 निकलते हैं आराम से आ जाएगा, मतलब 7 का आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम 99% टाइम ये होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख के इजीली कर सकते हैं कामों को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि, तो यही वेलोसिटी का फॉर्मूला था, और वेलोसिटी में आपको दिक्कत नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपना हुआ आएगा एनर्जी का, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है आपको। अब देखो मैंने क्या चीज़ बताई थी कि मान लीजिए कोई सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, ठीक है, घूम रहा है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, तो रेडियस निकाल ली, ये घूम रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी ना, ठीक है, वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन जो वेलोसिटी मिल रही है इस रेडियस को मिल रही है, तो घूम रहा है, घूमने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी भी अपन को निकालनी पड़ेगी, इसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इनको। भाई सेंटर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ रेडियस होगी, ठीक है, और ये घूम रहा है, तो घूमने के लिए भाई कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी मैंने दे दी, उसके बाद जो वेलोसिटी मैंने दी, तो वेलोसिटी देने में किसी चीज़ का यूज हुआ, एनर्जी का, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ आप यहाँ से कोटा आओ, ठीक है, कोटा आया आप, कोटा आने के बाद वहाँ से यहाँ तक आपके कुछ डिस्टेंस हो, उसको मैंने रेडियस मान लिया, रेडियस हो गया, कुछ वेलोसिटी आप आए होंगे, वेलोसिटी आपके काम आए भाई, इतनी सी स्पीड से आए अपन कार वार से, उसमें कुछ एनर्जी तो खर्च हुई होगी ना, तो एनर्जी उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना, 3 चीज़ें ये, तो 3 चीज़ें अपन को निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की। पहले अपन ने रेडियस निकाली, ठीक है, उसका फॉर्मूला बताया, वहाँ पे n² जेड था, यहाँ पे जेड एन था, वहाँ पे n² जेड था, यहाँ पे जेड एन था, ठीक है, वेलोसिटी में, और यहाँ पे क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वही आएगा, यहाँ पे हो सकता है दोनों में स्क्वायर लग जाए, n² लग जाए, z² लग जाए, ठीक है, दोनों में स्क्वायर लग जाए, हो सकता है ऊपर कौन सा आ जाए नीचे कौन सा आ जाए, ठीक है, तो सारी चीज़ बदलेगी ना, सेम वहाँ तो थी ना, यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो यही करेंगे। अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है किसकी, टोटल एनर्जी की। अब टोटल एनर्जी में तो देखो आपको 2 एनर्जी मिलती है, ठीक है, आपको खुद को ही पता है कि टोटल एनर्जी भैया आपको देखनी पड़ती है KE,
मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये देखनी पड़ती है पी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में होती है आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है कि भाई यार सर इतना बताओ मुझे कि मान लो ये वाला कोई सा एटम है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है यांत्रिक, हिंदी में सुनना यांत्रिक एनर्जी है ना। और पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टैटिक एनर्जी। यांत्रिक मतलब चलने फिरने वाली, स्टैटिक मतलब स्थिर वाली एनर्जी, समझ रहे हो। पोटेंशियल मतलब जैसे आपके अंदर पोटेंशियल है तो अंदर रखा हुआ है, आपके अंदर स्थिर रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आपके 300-400 नंबर अभी आ रहे हैं तो आप आराम से 550-600 तक पहुँच सकते हो। इसका मतलब है आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन रखा हुआ है। लेकिन ये पहुँचने में जो एनर्जी लग रही है आप उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक, मतलब चल सकता है, चल फिरने वाली एनर्जी। चलने फिरने में जो कि आप 400 नंबर से 500 नंबर 650 नंबर पहुँचोगे ना, तो जो पहुँचने में जो एनर्जी लग रही है आपकी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो आपके पास स्थिर रखी हुई है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैं बोलता हूँ, बाकी लोग भी बोलते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इतना कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो जो पोटेंशियल की वो बात हो रही है ना, तो मतलब आपके अंदर कुछ एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो चीज़ को आप लगा के कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया हो, और आपके अंदर वो चीज़ है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी सेम है कि सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमने में जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं के ही, ठीक है भाई। और जो यहाँ पे स्थिर रखी हुई है अंदर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एकदम किसकी होती है, ये पर्टिकुलर किसकी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या, इसको बोलते हैं पार्टिकल की। ऐसे लिख दो यहाँ पे, के एनर्जी किसकी होती है, पार्टिकल की। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल की। और जो पी एनर्जी होती है ना, वो होती है भाई सिस्टम की, सिस्टम की एनर्जी, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पे, के एन पी का सिस्टम का, सिस्टम की एनर्जी रहेगी ना भाई। मेरे अंदर है तो आप सिस्टम हो एक तरह से, आपकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आपकी पर्टिकुलर की, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो। तो ये कि पार्टिकल की एनर्जी और सिस्टम की एनर्जी अलग अलग होती है, इसको बोलते हैं के ई पी। तो टोटल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, कुछ पड़ी भी होगी एनर्जी, तो घूमने वाली और पड़ी हुई दोनों को मिला के मैं बोल दूंगा टोटल एनर्जी है। तो के ई को भाई क्या बोलते हैं, काइनेटिक, हिंदी में लिख लो काइनेटिक। हिंदी में बोले ना, इंग्लिश में भाई ये तो कोई बात नहीं, इसको हिंदी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, फुल फॉर्म इसको जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है भाई पार्टिकल की, और ये होती है सिस्टम की, ठीक है। और ये होती है टोटल एनर्जी भाई, के ई प्लस पी दोनों का मिला के बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। ये वाला हो गया। क्या आपको निकालना है क्या टोटल एनर्जी, कैसे निकालेंगे, तो इसके मतलब अब आपको दो चीज़ें निकल के आ रही है कि भाई मेरे को टोटल एनर्जी की बात करेगा तो मेरे को के ई निकालना पड़ेगा, पे ई निकालना पड़ेगा। के ई की बात करूँगा तो के ई निकाल दूंगा, पी की बात करूँगा तो पी ई निकाल दूंगा। मतलब क्या समझ में आया, तो इसका मतलब है भाई के ई को कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपके ऊपर दो सवाल आते हैं ना, आपके अंदर दो सवाल आ रहे होंगे। क्या सवाल आ रहे होंगे कि भाई आपने बताया सर के ई और पी ई, लेकिन इतना तो बताओ ना के ई कैसे निकालूँ, पी ई कैसे निकालूँ। मैंने कहा चल ये भी बता देता हूँ मैं आपको। सही बात नहीं, बताओ तुम, जो आप बोलोगे तो मेरे को बतानी पड़ेगी ना। तो आपने बोला के ई बताओ, मैंने बोला के ई बता दिया, मैंने बोला पी ई बताओ तो पी ई बता दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी टोटल एनर्जी, यहाँ पे के ई प्लस पी ई कर दूंगा। तो के ई का फॉर्मूला बता दूँ आपको मैं, और पी ई का फॉर्मूला बता दूँ। के ई का फॉर्मूला बता दूँ, पी ई का फॉर्मूला बता दूँ, दोनों का फॉर्मूला बता दूंगा। उस फॉर्मूले में आप वैल्यू वगैरह कुछ आएगी उसको रख के नीचे टोटल करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें टोटल एनर्जी हो जाएगी। क्या राइट है क्या, सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। तो भाई के ई का फॉर्मूला क्या आता है, इतना मुझे बताओ। के ई का फॉर्मूला होता है भाई, आपने सबने पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती के ई, हाफ एम वी स्क्वायर ये वाली होती के ई। और पी ई क्या होती, पी होती माइनस के Q1 Q2 आर स्क्वायर। नो, ये तो गुलाम का लो हो जाता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आता है, आर आता है, ठीक है। इसको के ई बोलते हैं, इसको पी ई बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, टी ही, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो आपका क्या बन जाएगा, टी ही। मतलब देखो यहाँ से वैल्यूएशन निकाल लो, इनकी वैल्यू निकाल लो। सपोज करो यहाँ से निकली 20, यहाँ से निकली 30, तो टोटल कितनी हो जाएगी 50,
ठीक है। तो इस तरह से आपको के पी निकालना पड़ेगा, इन दोनों का फॉर्मूला रखना पड़ेगा जिसमें आपकी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की, तो आपको के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। कैसे? अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप टोटल एनर्जी ना निकाल के आप क्या निकालो, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो, तो आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अगर उसने बोलता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप पोटेंशियल निकालेंगे। अगर वो बोलता है टोटल एनर्जी निकालो, दोनों को निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन कि भाई के ही निकालो, ठीक है, पी ही निकालो, ठीक है, के ही पी दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद पूछता है भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह की सारी चीज़ें होती है वो अलग अलग चलती है। मतलब 3 क्वेश्चन तो मेजर है, 3 क्वेश्चन आराम से पूछ ले जाते हैं, या तो इसको या इसको या फिर दोनों को ऐड करके। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, लेकिन काम करने का तरीका वो ये कि के ही निकाल लो, पी ही निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत आसान तरीके से चीज़ें निकल जाएगी। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस तरह से आपको निकालनी है टोटल एनर्जी की बात करी, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की या सिस्टम कैसे एनर्जी होगी, लेकिन अपन को जो इलेक्ट्रॉन की जो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी ना टोटल एनर्जी, तो आप इतना बताना मुझे, क्या बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे निकालेंगे भैया, तो 2-2 निकालना पड़ेगा हमें। तो 2-2 निकालने तो बढ़िया ऐसा करो ना कि इन दोनों को सोल्व करो, सोल्व करके कुछ ऐसा करो कि आप ना हमें इजीली क्वेश्चन में आंसर मिल जाए, एक सिंगल फॉर्मूला बना के दे दो। मैंने कहा चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको सोल्व करता हूँ। सोल्व करने के बाद में मैं आपको सिंपली एक वाला फॉर्मूला दूंगा, जो फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा एनर्जी का। वो फॉर्मूला होता है भाई सिंपल भाषा में 21.69 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ZN स्क्वायर। मैंने बोला था ना दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जूल एटम। काय में बात हो रही जूल एटम में। ठीक है, जूल एटम में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला काम कर लेना, ये वाला फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे ई का रखा अपन ने, वी का रखा, ऐसे इसको रखना पड़ेगा। ये तो समझने वाली बात है, लेकिन इसको जो मैंने इन दोनों को ऐड करा, सारा कुछ निकाला, निकालने के बाद ही निकला है ई है। ठीक है ना, ई निकल गया आपका। तो 21.69 इंटू 10⁻⁻19 Z²/N², ये करना पड़ेगा आपको। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत ईजिली कर पाएंगे, कि आप लोग कर पाएंगे। बहुत आसान है, क्या बहुत आसान है। सपोज करो जूल एटम में दे रखा है, लेकिन मेरे पास एक किसी बच्चे ने पूछा कि भैया हमने तो कहीं जाके ये पढ़ा था 13.6 इंटू Z²/N², ये पढ़ा था भैया हमने तो। मैंने कहा यार पढ़ लिया तो कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है, क्योंकि यार ये वाला जो दे रखा है ना आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में। ठीक है, किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब आपको जूल एटम के पूछ रहा हो बात, आपको जूल में पूछ रहा हो सिंपल, जूल में तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो फिर मैंने इनको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद में ये वाला हो चुका है 13.6। ठीक है, इस तरह से निकाल लो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सामने वाला किस में पूछ रहा है, जूल एटम में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो आपको जूल एटम में पूछा तो 13.69 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा Z²/N²। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूछेगा तो -13.6 इंटू Z²/N²। तो देखो ये वाला नंबर सबको याद रखना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी डिफरेंस कहाँ पे आती है चीज़ें, यार अगर मान लीजिए R की बात करूँ तो वहाँ पे पूछा जाता है भाई N²/Z के बारे में बात। अगर ठीक है वे की बात करूँ तो वहाँ पे आता है Z/N। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँ किसकी, ई के, तो यहाँ आता है भाई Z²/N²। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली बात है, इनको ध्यान रख लेना भाई। यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अभी तो आपको ध्यान रहेगा, नंबर भी आपको ध्यान रहता है, नंबर में अलग अलग है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं, देखते ध्यान आ जाएगा, देखोगे नंबर आप ध्यान आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि यार एन था ऊपर कि जेड था कि क्या था। ये बहुत शानदार लाइन है, इसको ध्यान रख लेना कि ऊपर क्या था, किसमें एन था, किसमें जेड था, सारा घपला हो जाता है मामला। घपला होते सारा आंसर गलत हो जाएगा, गलत होते तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आर में N²Z करना है, बीच वाले में ZN आ जाएगा, लास्ट वाले में Z²N आ जाएगा। ध्यान रखना जो आर है, आर वाले में सबसे ऊपर N आता है। ठीक है, N आता है ऊपर, इन दोनों में Z आता है। ठीक है, पीछे वाले में दोनों में Z आता है, आगे वाले में N आता है, N का स्क्वायर होता है, नीचे Z आता है। ठीक है, यहाँ पे बीच वाले में कुछ भी स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आता, नॉर्मल सिंगल आता है ZN, इसमें Z²N² हो जाता है। इनमें कोई दिक्कत नहीं, वी में ZN आएगा, उसमें Z²N² होगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आगे वाला सबसे अलग है N²Z, मतलब उल्टा हो रहा है इन दोनों का। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ डायरेक्टली जो रिलेशन है मैं बता देता हूँ आपको। रिलेशन क्या होते हैं कि यार देखो यानी इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा, तो आप मुझे इतना बताओ कि किस पे डिपेंड करेगा। सिंपली बताना है किस पे डिपेंड करेगा भाई, बहुत आसान है यार। देखो एक चीज़ यहाँ से
ई आर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली नहीं बनती, यहाँ पे बनती है कि जो के ई और ये आर है 1/r आ रहा है, ठीक है 1/r आ रहा है, सोल्व होगा, सोल्व होने के बाद के ई और पी होता है ना, ये जो के ई और पी होता है डिपेंड करता है भाई 1/r पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पी डिपेंड करता है 1/r पे, मतलब इन्वर्सली, मतलब आर बढ़ेगा तो के ई पी घटेगा, दोनों चीज़ों को सेम चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बहुत आसान है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जितने आप बना रहे हो चीज़ों को। साथ में जो एनर्जी डिपेंड किस पे कर देगी 1/r पे, तो मतलब तीनों ही चीज़ें 1/r पे डिपेंड करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आराम से कर पाएंगे। इसके बाद देखो अगर मान लीजिए सपोज करो आपको दो चीज़ें मिलेगी जेड से, मतलब ये बताने लायक चीज़ें नहीं है, कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि यार मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो बिल्कुल आप उसमें दिमाग नहीं लगाए, बिना दिमाग लगाए आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो आप फटफट करते जाओ चीज़ों को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। तो यार इसका मतलब क्या होता है, अगर जेड सेम है, सपोज करो इसमें गया मैं, इसमें जाने के बाद में इस वाले फॉर्मूले में गया मैं, तो यहाँ से जेड सेम है, सबका सेम आएगा, तो किस पे क्या डिपेंड करेगा -13.6, जेड का मतलब क्या होता है भाई 1/n², ये वाला लिख दूँ मैं सिंपल, 1 सेम आ जाएगा। सपोज करना मैं यहाँ पे गया 13.6 इंटू एन सेम रहेगा नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, इस पर डिपेंड करेगा, मतलब आप जेड का निकालो फट से काम हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/n² कर दो काम हो जाएगा, नहीं तो आप जेड का नंबर लिखोगे थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना चीज़ें, तो एक दो स्टेप कट के ये वाला डायरेक्ट आपको, इसको आप ऐसे नहीं कि याद करेंगे, बस आपको थोड़ा सा नजरिया मिल जाएगा, मतलब आपको आंखों के सामने होकर निकल जाएगी ना चीज़ें, तो आप करने में आपको आसान होगा कि हाँ यार सेम जेड आ तो भैया ने लिखा ही था, अपन क्या 1/n² कर देंगे जिसमें काम हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले याद नहीं करना, याद कौन सा करना है आपको, याद ये वाला करना है, इससे सारी चीज़ें बन रही है, बस ये तो मैं आपको एक थोड़ा आपका जो होता है ना आसान करने के लिए चीज़ें करा रहा हूँ, तो आसान करोगे चीज़ें तो इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना सा करते रहना, आप इनको ध्यान रख लेना। आपके पास में 3 ही फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। रेडियस की बात करो, वेलोसिटी की बात करो, या फिर इसकी एनर्जी की बात करो, आपको इतना करना पड़ेगा जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे एक जो मेजर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लेना, स्टार पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार पॉइंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम आज तक क्वेश्चन आए ना 99% क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन में क्या क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन मैं सारी करा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसको एक मैंने कंसेप्ट के फॉर्म में बताया, आप लोगों को सभी बताते हैं मैं क्या, लेकिन उसको कंसेप्ट के फॉर्म में बताऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा आपका फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि आप लोग है ना डायरेक्ट आंसर करना सीख जाएंगे, हाइड्रोजन का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके आसान क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई देखो मैं जेड हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, लिखो यहाँ पर एच एटम, ठीक है, एच एटम के लिए बात कर रहा हूँ, तो अब आपको क्या लग रहा है भाई यहाँ पे जेड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, जेड 1 आ रहा है, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर n², तो जेड तो सेम आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा भाई -13.6, और यहाँ पे 1/n हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा n², तो ये वाला मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूँ कि नहीं बताना मुझे, ये वाला सिंपल है, सिंपल है। उसके बाद इतना बताओ कि n की वैल्यू अगर सपोज करो n की वैल्यू, ठीक है, देन अपन मैं करता हूँ n2 की वैल्यू, देन मैं करता हूँ n3 की वैल्यू, देन में n4 की, n5 की, n6 की, मतलब n ऑर्बिटल नंबर आ रहा है n, ठीक है, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 तक मैं करता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। देखो जेड से मेरे को मतलब नहीं, n² की रखता हूँ, तो n² की मैं रखता जाऊँगा, तो आप मुझे बताओ एनर्जी कौन सी निकलेगी, यहाँ से एनर्जी निकलेगी भाई E1 किसकी, हाइड्रोजन की, यहाँ से क्या निकलेगी E2H की, यहाँ से क्या निकलेगी E3H की, यहाँ से क्या निकलेगी E4H की, E5H की, E6H की, ठीक है। समझ आ रही है चीज़ें, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी निकालने की बात करूँ मैं हाइड्रोजन की, तो डायरेक्ट मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखाने से बेहतर है कि मैं आपको सारा क्वेश्चन यहीं करा दूंगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन मतलब कोई सा भी पूछ ले हाइड्रोजन का आपको डायरेक्ट लगा देना है। सपोज करो 13.6 है, तो समझना बात को, अब कैसे करना है कि भाई देखो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 13.6 है, यहाँ पे n² है, तो यहाँ पे n बराबर क्या दे रहा है 1, 1 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का डिवाइड करूँगा इसमें तो कितना आएगा, यहाँ से सेम आएगी कि नहीं आएगी चीज़ें, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद -13.6 अब मैं रखूँगा यहाँ पे n बराबर 2, ठीक है, n बराबर 2 की बात करूंगा, तो भाई n बराबर 2 मतलब n² 2 4 करना पड़ेगा, n² का 4 करूंगा ना, तो 4 से डिवाइड करूंगा 13 को, तो 1 चुक 4 2 चुक 8 3 चुक 12, 3 में 12 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे को नजर आया कि यार मेरा 3 से ऊपर आएगा, तो 3 से ऊपर आएगा तो यहाँ पे आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से ईजी आ जाएगा। उसके बाद 3 की बात करूँगा तो n3 मतलब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3 हो गया, n3 हो गया ना, 3 n के बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 13.6 में करेंगे तो लगभग 1 के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया
सिंपल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की बात करूँगा, 4 में आएगा, 4 को यहाँ रखूँगा, 4 को यहाँ रखने के बाद कितना आएगा 4 को करूँगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। 4 का कितना है भाई 16 आया, तो 16 मतलब भाई 1 से भी कम आएगा यहाँ तो, ठीक है। यहाँ तो 13 रह गया ना, ठीक है। 13 में 16 का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, तो यहाँ पे आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, 5 का 25 हो जाएगा, मतलब 13 लमसम आधे के बराबर आएगा, ठीक है। आएगा क्या आएगा भाई, आधे के बराबर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 6 36 होगा, मतलब 1 3 2 3 3 39, लगभग 3 गुना आएगा, 3 गुना कम आएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भाई 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला हो गया। मतलब आपको मैंने N1 N2 N3 सारी की वैल्यू बता दी, इसको याद करना है आपको, ये क्वेश्चंस नहीं है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का जो N1 होता है उसकी कितनी एनर्जी होती है। एनर्जी की बात चल रही है सारी, इट इज़ की एनर्जी की बात चल रही है ये वाली, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे 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 ये वाला आएगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, आपको इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मूला पूरा सोल्व करके आपको बिल्कुल लिखवा दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन का मैक्सिमम पूछते हैं तो आप डायरेक्ट कर देंगे, तो इनको ध्यान रख लेना। N1 में क्या होता है, N2 में क्या होता है, सिंपल है ना। आप ऐसे ध्यान रख लेंगे ना, एक बार 13 पॉइंट होता है, इसके बाद -3.4 होता है, उसके बाद तो कम होता जाता ही है, ठीक है। इनको सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, 13.6 3.6 1.51 85 54 38, नीचे का क्या 85 54 38 पॉइंट में आप ऐसे ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने की चीज़ें क्या होती है, सेम ऐसे नहीं है, खुद के मन में बनानी पड़ती है कि भाई ऊपर के 3 है, उसको मैं 13.6 3.4 1.51 13.6 3.6 1.51, ठीक है, इतना हो गया। फिर नीचे ये 85 54 38, कितना 85 54 38, अब अपन को बताइए पॉइंट लग रहा है 85 85 54 38, ऊपर का क्या हो रहा है 13.6, ठीक है, 3.4 1.51, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, बस एनर्जी वगैरह होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि यार सपोज करो कि मैं इन दोनों का बीच का एनर्जी निकालूं, अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, आगे काम आएगा क्वेश्चन में। इन दोनों के देखो N1 और N2 के बीच का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस देखो 13.6 में से ये वाला घटा दो, कितना आएगा भाई बताना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। सपोज करो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालो, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस, पहले 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 3.4 में से 1.81 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.89, ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो मैं 3 और 4 में बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 0.66, इनके बीच निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 0.38, इनके बीच में निकालूंगा तो कितना आएगा 0.16 38, हाँ 16 आएगा, ठीक है। ये वाला करो तो आपको डिफरेंस निकाला है, मैंने बता दिया आपको डिफरेंस कैसे निकालना है, सब कुछ बता दिया है मैंने, जो भी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसे तो पूछ रहा है ना वो E2 - E1 वगैरह, ठीक है, E3 - E2, ये वाला तो है ना, तो आपको हमेशा E2 - E1 में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड किसने करा है, डिवाइड करा इसमें से इसमें नहीं हुआ, नीचे वाले से E2 - E1 किया हुआ है, कैसे देखो E2 - E1 करा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और इजी वे में काम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम में से कुछ भी पूछ ले, या तो ए वाली पूछेगा लाइन या फिर ये वाली पूछेगा डिफरेंस करना, तो डिफरेंस भी करना मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आपको डायरेक्ट या तो याद करना है या फिर क्वेश्चन में लग के रख देना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल तो ये बोलता है कि याद नहीं करे, इतनी चीज़ों को ध्यान रखे, थोड़ी बहुत याद हो जाएगी हल्की हल्की तो अच्छी चीज़ है, याद हो जाएगी तभी बेटर है, नहीं होती तभी क्वेश्चन से तो आप कर ही देंगे। तो ये चीज़ें आसानी से करनी पड़ेगी आपको बहुत ईजी वे में, ठीक है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगली नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको एनर्जी पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के पहले आपको 3 एनर्जी के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में से 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। 2 एनर्जी कौन कौन सी जो काम आने वाली, ठीक है। 3 एनर्जी का कोई मतलब नहीं, 2 एनर्जी होती है कि आप सपोज करो क्या करेंगे, एक तो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज करना आपको बता ही रहा। और दूसरी होती है सेपरेशन एनर्जी, कौन सी होती है, सेपरेशन, समझ पा रहे हो क्या, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना, ठीक है। उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई, कभी कभी आप बोलते हैं इसको IP बोल देते हैं, ठीक है। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, कभी कभी आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखेंगे, देखो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
क्या, इट इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का थोड़ा सा अमाउंट है जो किस काम में आता है, इस विलगित, हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे आइसोलेटेड गैस एटम में से जो बाहर इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मैंने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है, आपको ध्यान भी होगा कि भाई आइसोलेटेड गैस एटम में उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ना, बस वो वाली एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, पूरी एनर्जी को नहीं बोलते हैं। सपोज करो मेरे पास में तो 1000, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है, मेरे को एक पेन खरीदने में 5 रुपये की जरूरत पड़ रही है ना, तो मेरे को वो 5 रुपये ही आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या है कि मेरे को 5 रुपये का पेन खरीदने के लिए केवल 1000 रुपये में तो 5 रुपये की जरूरत पड़ रही है ना, तो मेरे तो आइए मैं किसको बोलूँगा, वो 5 रुपये को बोलूँगा, ना कि 1000 रुपये को। समझ पा रहे हो बात को, यही चीज़ बोलिए, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to ejected है ना एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से निकलेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को कि सपोज करो मेरे पास लाइंस कैसे होती हैं, ये वाली नीचे वाली ग्राउंड स्टेट बोलती है, तो मेरे पास में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को भैया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी एनर्जी कुछ भी जो भी एनर्जी देनी पड़ रही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 रुपये इसको देने पड़ रहे हैं, तो जो 5 रुपये इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको मैं बोलूँगा आई, ऐसे नहीं, आई नहीं, ऐसे मत करो, आई पी ये बोलते हैं, ठीक है जी। बस इतना कर लेना। जैसे सपोज करो लाइन में स्ट्रक्चर लिखा दूँ, टक टक, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं n बराबर इनफाइनाइट, अनंत, बहुत सारी बड़ी, और यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर 1, मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सपोज करो मेरे को कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, भग इसको मारा मैंने, अब एनर्जी निकालने के लिए क्या लगाऊँ मैं, फोटोन लगाऊंगा, एनर्जी का पैकेट होता है फोटोन, फोन हो गया तो फोटोन थोड़ी, ये लिखा मैंने भूल चुका मैं, तो फ़ोन की ध्यान आ रहा है मेरे को, फोटोन, ठीक है, ये फोटोन हो गया। जो फोटोन मैंने मारा वो फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं भैया क्या, आई, इसको बोलेंगे आई, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे भाई डेल्टा ई की बात करूँ मैं, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ई से इनफाइनाइट से E-1 कर दो, यहाँ से यहाँ की एनर्जी घटा देंगे, जो एनर्जी आएगी वो पता डेल्टा ई हो जाएगी। भाई टेंजेंस कितना आ रहा है एनर्जी का, तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना सपोज। और यहाँ से कुछ एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताऊँगा कि यार देखो ई इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे E1 की बात करो तो भाई इनफाइनाइट तो जीरो होता है, बहुत ज़्यादा होती है पता ही नहीं, तो इसको जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, डेल्टा ई बोलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से कितना रहेगा, E1 रहेगा माइनस में, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो डेल्टा ई क्या हो रहा है, आई अपॉन ई, आई क्या हो जाएगा -E1, मतलब जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उसका माइनस में कर दो, ठीक है, वो हो जाएगी डेल्टा E1, ठीक है, मतलब आई निकल जाएगी, जितनी एनर्जी दोगे उसको आई बोल दे माइनस में करके, मतलब यहाँ पे आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, तो 10 में का उसको माइनस कर दो -10, जिसमें ये वाला आ जाएगा इजीली है, ऐसा कर दो। इसके बाद साथ एक चीज़ और लिख लेना, पी, ठीक है, आई और पी, तो पी इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पी इसकी डबल होती है, इसकी डबल होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा 2 ही। सब आप साथ में एक चीज़ और निकाल सकते हैं, आई की बात कर रहे थे, इसको मूव कर रही थी, उसको मैं के ही बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, के ही बोल सकता हूँ, और उसको मैं क्या बोल दूंगा, पी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बन सकता है 2 के ही, सिंपल ले लो, इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, I1 हो गया और पी उसका डबल हो गया, बस यहाँ से इतनी सी चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ईजिली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब सेकेंड नंबर की बात करो, सेपरेशन एनर्जी की, सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। अब सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया कि भाई आयोनाइजेशन की बात करूँ मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का काम पड़ रहा है अपन, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। और जो सेपरेशन एनर्जी होती है ना, वो बात करती है, सपोज करो आपका ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, कोई सी पे, दूसरी पे, तीसरी पे, ठीक है। तो जो सेपरेशन एनर्जी होती है ना, वो होती है भाई वो जितनी एनर्जी जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्या, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं सेपरेशन। मतलब आई तो क्या कर रहा था, आई तो भी एक ग्राउंड स्टेट से निकाल रहा था, और एसी कहाँ से निकाल रहा है, एक्साइटेड स्टेट से। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। लिखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट
ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बताया मैंने, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है उसको बोलते हैं ये वाली चीज़ जो भी आप बताई मैंने। सिंपल बात है, कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो ये वाली है, इसको मैंने ग्राउंड स्टेट बोल दिया, इसको एक्साइटेड स्टेट बोल दिया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है तो इसको एन बोल लूँगा, इसको N2 बोलूँगा। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ग्राउंड। ठीक है, इसको N2 क्या बोलूँगा, एक्साइटेड स्टेट हो गया। बस इतना ध्यान रख लेना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सिंपल बात है, कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे क्या आप? कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों एनर्जी के बारे में बताया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, मैक्सिमम टाइम तो नहीं पूछता, कभी कभी पूछता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज के लिए जरूरी था, वो ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। लिखो, IP या I सेम होता है, IP ऑफ H एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट द IP ऑफ हीलियम प्लस और Li+2। IP ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम का क्या है भाई, कितना IP दे रखा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा। तो द IP ऑफ H प्लस का, ठीक है, सॉरी हीलियम प्लस का और Li प्लस का ध्यान करना है आपको। समझ पा रहे हो बात? क्वेश्चन क्या बोला, द IP ऑफ H एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलकुलेट IP ऑफ हीलियम प्लस का और Helium+2 का, सॉरी लिथियम+2 का। तो यार देखो, एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई कि यार देखो H का दे रखा है और इनका पूछ रहा है, तो इनका कुछ देने का कैसे पहचानना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम दोनों क्या होते हैं, तीनों ही 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। ठीक है, क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो भैया इसका जो काम कर रहा होगा ये इसका काम करेगा। अब हमको क्या निकालना है, IP निकालना है। ठीक है, इन दोनों का निकालना है। IP मतलब वही एनर्जी निकालनी है, IP एनर्जी होती है, E निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, बोल जाते हैं E को। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा सिंपल ही कि यार देखो He+ ले लूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं Li+2 ले लूँ, या फिर मैं ले लूँ हाइड्रोजन। तीनों का भैया IP क्या होता है, -E1। ये चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को, सेम बताऊँ, ये वाली IP क्या होता है, -E1 होता है। ठीक है, एनर्जी निकालनी है आपको, जितनी एनर्जी निकाली उसको माइनस कर दूंगा, सिंपल है। अब एनर्जी का मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू 10 की पावर Z² N²। 10 की पावर कुछ नहीं होती भाई, ये वाला होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। तो इतना बताओ, अगर मान ली IP निकालता हूँ मैं तो कितना आएगा, -13.6। ठीक है, यहाँ पे N तीनों का सेम है। ठीक है, N तीनों का सेम आ जाएगा, Z बदल रहा है, तीनों का N सेम रहेगा ना। हाइड्रोजन वही तो, किसकी बात कर रहा हूँ, हीलियम लिथियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो N सेम रहेगा, तो भैया किस पे डिपेंड करेगा, Z पे डिपेंड करेगा। तो मुझे इतना बताओ भाई, -13.6 इंटू Z अगर मान लीजिए सपोज करो, मैं पहले किसकी निकालूंगा, हीलियम की। हीलियम के कितने होते हैं, Z एटॉमिक नंबर 2 नंबर, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में IP में निकालूंगा किसका, -13.6 इंटू लिथियम का 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 4 करूँगा, इससे N से करूँगा, और IP निकालूँ मैं किसका, 1 का। यहाँ पे देखो Z बराबर 2, Z बराबर 3, यहाँ पे Z बराबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो -13.6 इंटू 1, तो -13.6 का तो सेम का ही आ जाएगा, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, उसको आंसर को लिख देना। ठीक है, 13 को करेंगे तो जितना आ जाएगा, 9 को करेंगे इतना आ जाएगा, जिसमें सिंपल है भाई, ये वाला आंसर करना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान भाषा में बताया मैंने कि ईजी कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताना इसको, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करो, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से कर पाएंगे चीज़ों को आप। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से सारे जो अपन ने पढ़ा है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। क्या लिखो, इफ़ H एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी रखता है वो, 1.51 माइनस में। ठीक है, माइनस में 1 यार सच लिखो ना, एनर्जी कितनी रखता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सो फाइंड Ke रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, रेडियस भी फाउंड करनी है, साथ में करनी है आपको वेलोसिटी, मतलब आपको एनर्जी वगैरह सब कुछ निकाल देना है। ठीक है, अब कैसे निकालना है चारों के। फर्स्ट नंबर की बात करूँगा Ke की। Ke का मेरे को पता है -E होता है।
ठीक है। पी का होता है, पी का मेरे को होता है 2 इंटू माइनस ई, ठीक है, 2 ई होता है, ठीक है। इसको निकालूंगा माइनस ई में कितना आएगा भाई, -51 आ रहे हैं, यहाँ पे रखूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका कितना होगा, डबल हो जाएगा, तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ई आएगा, ठीक है, तो ऊपर से निकालूंगा तो -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, दोनों निकल गया के ई पी। अब बात चल रही रेडियस की, थर्ड नंबर का लिखूंगा मैं रेडियस, तो रेडियस को मेरे को पता है भाई R1 है, ठीक है, फॉर्मूला मेरे पास है 0.529 इंटू n²/z, यही करना है मेरे को। अब देखो मैं क्या निकालूंगा, सिंपल यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा 0.529 इंटू, अब देखो हम किसकी बात कर रहा हूँ, एच एटम की बात कर रहा हूँ। अब एच एटम में अब देखो मेरे को पता है दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे n² है, अब यहाँ पे n² क्या लिखूँगा मैं, जेड को मेरे को पता है 1 आ जाएगा, लेकिन n² क्या लिखूँगा भाई मैं, ठीक है। ये मतलब ऑर्बिटल की बात करी, यहाँ पे ऑर्बिटल तो दे ही नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे दे रखी है एनर्जी, और मेरे को पता है जो एनर्जी ये वाली वो होती है थर्ड ऑर्बिटल की। कैसे होती है थर्ड ऑर्बिटल की, जैसे मैं बताऊँ, ये वाली थर्ड की n = 3 की 1.51 दे दी ना, तो ये एनर्जी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे निकलेगी। काम आया ना काम, तो ऐसे काम आती चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 9 पंजे कितने हो जाएंगे भाई 50, 45, ऐसा कुछ आंसर आएगा, मतलब 4.7 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा भाई। देखो 9 है ना, पॉइंट में आ रहा है 5, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 10 होता तो मेरे पास में कितना आता 50 आता, मतलब 5 पॉइंट आता, 5 पॉइंट की चीज़ें है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4.7, मतलब 5 में थोड़ा सा कम हो रहा होगा, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब फोर्थ नंबर पे बात करूँगा मैं एनर्जी की, एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी नहीं एनर्जी करना है, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, वेलोसिटी मत निकालो, एनर्जी निकालो, यहाँ पे एनर्जी का ज़्यादा बेटर बैठेगा, ठीक है। एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, E = -13.6 इंटू Z² n² होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं एनर्जी निकालूँ, तो इस एनर्जी जो मेरे को दे रखी है, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.51, यहाँ पे दे रखा है -13.6 इंटू Z² इंटू n², ठीक है। अब n की वैल्यू पता नहीं है, मैंने यहाँ तो एनर्जी से निकाल दी, लेकिन n की मेरे को यहाँ पे पता नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, नहीं लिखूंगा तो यहाँ की n की वैल्यू निकालनी है अपन को। n की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ठीक है, इस एनर्जी से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब निकलेगी, लेकिन अपन डायरेक्ट पता रहेगा, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट पता रहेगा तो आपको ये वाला प्रोसेस बच जाएगा, समझना। तो देखो यहाँ पे Z है, Z का 1 हो जाएगा, n आ जाएगा, सिंपल। तो अगर मान ली मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो n², ठीक है, कितना आएगा 13.6 इंटू 1.51, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बचेंगे। तो बताओ n² बराबर आ रहा है 9, तो अपन को n का निकालना है, तो n बराबर कितना आएगा 3, ये 3 n बराबर 3 निकल गया, 3 मैंने यहाँ भी लिखा था सेम। तो आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट याद करेंगे ज़्यादा प्रोसेस रहेगा। एक फट से कितना ईजी क्वेश्चन हो गया था, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाएगा, इस तरह से करो बस, जिसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से एक और निकाल लो वेलोसिटी का, दोबारा से इसमें एक और निकाल दो वेलोसिटी, एनर्जी वेलोसिटी दोनों निकाल दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, वेलोसिटी का क्या होता है 2.1 इंटू 10⁸ इंटू Z1, ठीक है, ये होता है भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 2.1 सेम लिखूँगा, 10⁸ सेम लिखूँगा, ठीक है। n कितना रहा 3, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से कितना काटूंगा 7 बार, 0.7 मतलब 10⁸ मीटर सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। वेलोसिटी भी निकल गया आराम से, वही फॉर्मूला लगाओ आराम से होगा। अगला क्वेश्चन लिख लो, सेकेंड और एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2 फाइंड I, ठीक है, आपको I का फाइंड करना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दे रखी I मतलब E हो गया, ठीक है। एनर्जी कैसे निकालनी, -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है, -13.6 हो जाएगा, ठीक है भाई। Z² कितना आएगा 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। लिथियम की बात चल रही है, इसका होगा 3, तो इसका तो भैया Z भी वही आएगा सेम, कितना आएगा 3 दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों काट दूंगा तो ये सेम ये बचेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। कोई ईजी है क्या, कोई आसान है क्या, बताओ, समझ में आई चीज़ें, ऐसे तो करनी पड़ेगी, इससे अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत आसान सा, लिखो फाइंड रेशियो ऑफ, अब रेशियो की बात चल रही है, मतलब आपको ऊपर नीचे दो रेशियो नहीं बनाना पड़ेगा, हीलियम प्लस फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलता है फाइंड रेशियो। अब फाइंड रेशियो निकालना है आपको, मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड रेशियो ऑफ हीलियम प्लस फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी रेशियो बताना आपको, एनर्जी रेशियो, ठीक है। सोल्व कैसे करूँगा कि भाई देखो एनर्जी कैसे होती है -13.6, ठीक है। यहाँ से क्या होता है Z² n², ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ मैं कितना
-13.6 -13.6 ये वाला और यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा जेड एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हीलियम का जेड सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम का जेड कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 4। ठीक है भाई 4 आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब 2 की बात कर रहा है, 2 की, तो 2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में, कितना आएगा भाई 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा। 4 ये वाला कर दिया मैंने इजी लैंग्वेज में। उसके बाद -13.6 हो गया। ठीक है, नीचे वाले में यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ 3, n बराबर 3 का करूँगा मैं 9 आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, ईजी है क्या, ईजी है, कर पाओगे आप लोग, कर पाएंगे। उसके बाद देखो इससे गया, ठीक है, ऊपर का नीचे का ये वो कट चुका, ऊपर 9 आएगा तो यहाँ पे 9:4 मतलब 9:4 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो बचेगा। ईजी है क्या, सिंपल है, इस तरह से कर दो आप। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन ले लो। 4 n एटम I इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी देर की I 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्साइट ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन इतना सा बोल रहा है कि आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, जो एनर्जी दे रखी है उस एनर्जी का यहाँ पे कितना रेशियो आएगा, रेशियो निकालना है आपको, मतलब जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो यहाँ देखो कितना दे रखा है भाई, -3.4 होता है सेकंड का। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे 13.6 को, दोनों करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस की लिखनी पड़ेगी, तो प्लस का कितना होगा भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस तो मैंने आपको लिखवाया था सही, ये वाला देखो, ये वाला सारा करेंगे, सारा लिखाएंगे तो ये वाला देखो ग्राउंड N1 से निकालेंगे, यहाँ से E2 तक जाएंगे, 13.6 3.6 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फर्स्ट से सेकंड तक ले जाना है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा भाई। फर्स्ट से आपको सेकंड ले जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले जाने के लिए कितना डिफरेंस आएगा, तो इतना डिफरेंस आएगा भाई, इतनी एनर्जी जरूरत तो पड़ेगी आपको, बचेगा इतना, इस तरह से निकालो, ईजी है। खाएंगे क्वेश्चन, ये रहा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। ठीक है, आपको फर्स्ट और सेकंड में आपको रेशियो दिखाना है। तो आप सबसे पहले मेरे को इतना बताओ भाई, हीलियम +2 प्लस दे रखा है आपको, एक दे रखा है आपको लिथियम +2। यहाँ से मान लीजिए मैं जेड बराबर कितना हो जाएगा 2, n बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है भाई, Li आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहा है कहाँ पे, क्या ये रहा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट में देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है 2, यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा है मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम का 3 दोनों का 3 हो जाएगा। इतना कर लो। वेलोसिटी तो निकालनी है आपको, वेलोसिटी क्या होती है 2.1 × 10⁸ इंटू Zn, ये वाला होता है। तो इससे तो मतलब है नहीं, आपको Zn से मतलब है, तो Zn देखो भाई रेशो निकालना है आपको, सिंपल है। ठीक है, Zn हो जाएगा, बताना मुझे। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, एक बचेगा, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1, मतलब 1:1 कहाँ गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। हेलो, कितना ईजी है, बस आपको देखना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने बताई है फॉर्मूला उससे निकालना पड़ेगा। रेशो होगा कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, काटना पीटना है, बस ईजी वे में इतना करना रहेगा आपको, ज़्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है बोर मॉडल का वो खत्म हो चुका है बहुत तरीके से अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा, उससे रिलेटेड ही है, लेकिन उसका एक एप्लीकेशन मान सकते हैं अपन। क्या होता है एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रम। लिखो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे होंगे अपन। अब देखो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए सिंपली आप लोगों को पता होगा कि देखिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म में अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट डालेंगे अपन, लाइट डालने के बाद में जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म क्या करेगा, वो यहाँ से बहुत सारी उससे जो रेज वगैरह होती है ना, वो सारी रेज निकालेगा। तो यहाँ से अलग अलग कलर की रेज निकलती है। ठीक है, तो प्रिज्म में से माना जाता है कि 7 कलर की रेज निकलती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की कलर की रेंज निकलेगी। तो रेज निकलने के बाद में जो बन रहा है ना अपना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम थोड़ी ना हवा में बन जाएगा, नहीं ना, कोई को तो मीडियम होगा ना, तो कोई प्लेट या फोटोग्राफिक प्लेट कुछ भी ले लिया अपन ने, उस पर जो रेज डल रही है, तो रेज डालने के बाद में जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, कलरफुल स्पेक्ट्रम बन रहा है, उस कलरफुल स्पेक्ट्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। ठीक है, कलरफुल जो भी बन रहा है मामला, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लिखो, इसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। लिखो, व्हेन अ रेडिएशन इज पास्ड
पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप प्रिज्म फॉर द डिस्पर्शन ऑफ द रेडिएशन, द पैटर्न, जो फोटोग्राफी पैटर्न है, ठीक है, द फोटोग्राफी पैटर्न जो बोलते हैं, ऑब्टेन्ड, द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बोल दो आप तो, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बोलती है भाई, वही सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे आपने प्रिज्म लिया, ठीक है, यहाँ से आपने कोई रेडिएशन डाली, डालने के बाद यहाँ पे अलग अलग कलर की रेडिएशन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे जो रेडिएशन बनेगी अलग अलग कलर, इसको बोलते हैं भैया स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लो प्रिज्म, ठीक है, इसको बोलते हो रेडिएशन, ये लो सिंपल चीज़ है यार, तो आपको आती होगी अच्छे से, ठीक है। प्रिज्म में यहाँ से डाली, यहाँ से जो अलग अलग कलर की निकलेगी उसको मैंने बोल दिया स्पेक्ट्रम, इसमें कोई बड़ी वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम दो तरह से बनता है, ठीक है, दो तरह से कैसे कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर का बनेगा ये वाला, सेकंड नंबर का बनेगा ये वाला, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट नंबर का ये वाला, सेकंड नंबर का ये वाला। फर्स्ट नंबर का कौन सा बनता है, फर्स्ट नंबर का बनता है भाई इमिशन से, वो जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, उत्सर्जन हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो रेज होती है वो इमिट होती है, इमिट से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इमिशन से, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, हिंदी में बोलते हैं अवशोषण, ठीक है। दो तरह से बनेगा, दो तरह से बनने के बाद अगर मैं इसकी बात करूँगा, सिंपल जनरली इसकी बात करूँगा भाई, तो ये 3 तरह का होता है, 1 तरह का, 2 तरह का, 3 तरह का। इसकी बात करता हूँ तो ये 2 तरह का होता है, 1 2, ठीक है। नाम लिखाता हूँ, फर्स्ट लिखाता हूँ कंटिन्यूस, ठीक, कंटिन्यूस होता है, एक होता है लाइन, एक होता है बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो होता है 2 तरह का, एक कंटिन्यूस ना हो के केवल लाइन बॉन्ड होता है, लाइन और बॉन्ड, ठीक है। इसमें केवल भैया कंटिन्यूस नहीं बनता, केवल लाइन और बॉन्ड बनता है, इसमें 3 बनते हैं, कंटिन्यूस, लाइन, बॉन्ड, इसमें केवल लाइन और बॉन्ड बनता है, कंटिन्यूस नहीं बनता है, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। उसके बाद में मैं बात करूँ जनरल छोटी बातों में कि भाई लाइन है, लाइन किससे बनता है, ये बनता है भाई एटॉमिक गैस से, जो एटॉमिक गैस होती है उनसे बनता है, ठीक है। जो बॉन्ड बनता है वो बनता है मॉलिक्यूलर गैस से, ठीक है। इसका भी सेम रहेगा, ये वाला, ये जो बताया मैंने ये इसका भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत है। अगर मैं बात करूँ इस वाली का, तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सन हो गया, सूर्य, एक हो गया ट्यूबलाइट, वहाँ से रे निकलती है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी, बस छोटे बहुत मैंने एग्जाम्पल बताए आपको, सन, ट्यूबलाइट वगैरह, जो भी रेडिएशन क्या कर रही है, इमिट कर रही है, उसके लिए बन जाएगा। बहुत आसान भाषा में इसको कर लो, इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद में सबसे नंबर 1 का जो पॉइंट है अपना, ठीक है भाई, जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपन को पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात। तो इसके कुछ थ्योरी जो मैंने लिख के लाया हूँ मैं आपको, क्योंकि यार थ्योरी थी ना, मैंने सोचा बहुत सारी थ्योरी वाली कुछ लिख लेता हूँ एक पेज में, ठीक है। तो देखो थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी सिंपली बोलती है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। देखो स्पेक्ट्रम सबका अलग अलग बनता है, लेकिन अपन को हाइड्रोजन का पढ़ना है अपने कोर्स में, यही है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द हाइड्रोजन एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एक्सिकेशन एट लो प्रेशर देन अ ब्लू लाइट कम्स आउट। मतलब क्या होता है, सारा काम जो प्रिज्म वगैरह में चीज़ें डाली जाती है, हाइड्रोजन गैसेज वगैरह डाली जाती है, तो आपको ध्यान रखने की वाली क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से भाई ब्लू कलर की लाइट निकलती है। लोग बात पूछेंगे कि भैया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाए तो कौन सी कलर की लाइट निकलेगी, तो आपको बताना पड़ेगा ब्लू कलर की, ना कि ब्लू कलर की बस, ना कि रेड वगैरह वगैरह बता, ठीक है। किस कलर की, ब्लू कलर की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड बोलो, व्हेन द नैरो बीम ऑफ दिस, व्हेन द नैरो बीम is this blue light is passed through a spectroscope, then we
ऑब्टेन सेवरल स्पेक्ट्रल विद डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब क्या बोला कि यार इतना बताया मैंने कि जैसे स्पेक्ट्रम डाला, ब्लू लाइट निकली, ठीक है, तो जो ब्लू लाइट होगी ना उस ब्लू लाइट के बहुत सारी रेड्स निकलेगी, बहुत सारी, ठीक है, और बहुत सारी जो रेज निकलेगी उसका वेवलेंथ एंड लेमड़ा अलग अलग होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो इस ये बता रहा है ये कि ब्लू लाइट की बहुत सारी लेंथ निकलेगी, वेवलेंथ में बहुत सारी लाइट्स वगैरह निकलेगी, ये बताया इसने। एंड कलेक्ट ऑफ, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सारी लाइट को आपने कलेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई आपको जो भी निकलेगी उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो याद करने वाली चीज़ है भाई, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है, और कलर ब्लू कलर का, दो चीज़ याद रखनी, बाकी इस पेज में कुछ भी ध्यान रखना है। स्पेक्ट्रम में कौन सी कलर की लाइट निकलती है, ब्लू, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों खूब सारी निकलेगी लाइट्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारे रेज निकलेगी, उन रेज की जो वेवलेंथ होती है, लैम्बडा होता है, वो अलग अलग होता है। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी, उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो बस इतना ही करना आज की क्लास में, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच।